नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जय माता दी। शिवानी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहले तो मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे कि जिसका CHSL था कैसा गया। सगेशियस खुश रहिए आर के। गुड आफ्टरनून, रॉक कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा लिख कर आए हैं मैम, वो तो आपको अच्छा लग रहा है ना। वेरी इजी टॉपिक, हाँ दे आर गिवन वेरी इजी टॉपिक। CHSL में इजी टॉपिक, बट होपफुली मे बी दे विल गिव यू अ वेरी गुड टॉपिक इन CGL, बट उसके लिए भी नहीं घबराना, वो भी दे देंगे। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन बिग सिटीज एंड ऑल, वो तो आराम से कर लो। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में तो छाप के आ गए होंगे। कृति का बर्थडे है, ओके, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज कौन सा डे है? 10 जनवरी है ना। विश यू अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे। कीर्ति, कीर्ति है, नहीं कृति है। कृति, पार्टी हार्ड, अच्छे से पार्टी करो। एक दिन पार्टी तो कर ही सकते, पढ़ लेना, पढ़ के पार्टी करना। स्टे ब्लेस्ड। मे यू अचीव योर ड्रीम जॉब। कल मेरा एग्जाम था, अच्छा गया। ओके, कल मेरा एग्जाम था, अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। बट ये भी ध्यान रखना है ना कि देखो, डिस्क्रिप्टिव में आपने जो लिखना था लिख दिया, आपने जो लिखना था उसको तो लिख ही दिया है, और सबके लिए इजी था तो सबने लिखा होगा। ओके, कोई बात नहीं है सिद्धांश, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 250। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि ये जो लेटर जो आया था उसमें क्या एड्रेस वगैरह दिया था? आपको क्या बन के लिखना है वो सब दिया था ना? वो दिया था, आजकल वही कर रहे हैं, आजकल वही कर रहे हैं, तो इस चीज पे ध्यान दिया होगा आपने। आपको क्या बन के लिखना था? क्या बन के लिखना था? हेमा या हेमदेव बन के लिखना था? अच्छा, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। पेपर सेटर ने, एक मिनट एक मिनट, बस एक मिनट। अन अकेडमी थोड़ा परेशान कर रहा है, उनको जवाब दे दो। ओके, हेमा या हेमलता, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ये ऑफलाइन होता है, ये ऑफलाइन क्या बोल रहे हैं? ये एग्जाम जो है, हाँ पेन एंड पेपर वाला मोड है। लाइफ से जुड़े हैं, प्रॉब्लम थी मैम, खूब अच्छा लिख दिया था, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभिषेक ने बोल रहा है कि मैंने कुछ भेजा है। क्या भेजा है भाई, बताओ तो क्या भेजा है? I would like to drive home the issues endangered by the skyrocketing growth। अच्छा देखो, हाँ ये किसी इशू पे भी लिख सकते हैं, उन्होंने स्ट्रे डॉग वाला पे बताया है। अरे आप ऐसा ऐसा लिखोगे ना, बच्चे हमारे डर जा रहे हैं। योर सिंसियरली, हाँ हेमदेव। आपने आपने लिखा है क्या अभिषेक? आई हैव सेंट समथिंग, आपने इसको लिख के आए हो क्या? अच्छा, ऐसा लिख के आए हो, वेरी गुड। I would like to drive home the issues of engendered by the issues engendered by the skyrocketing growth of stray dogs in the locality. और end में लिखा है, the residents of our locality are up in arms. They are very angry about the insulation shown by the authorities concerned, and notwithstanding many demonstration unions, no action has been taken yet. Okay, to ameliorate the conditions. I beseech you to pay heed to these issues forthwith and not to put it on the back burner. I hope this some issue will be ironed out soon, as it has already been connived at for donkey years. Oh my god, OMG, yes, बहुत अच्छा लिखा है। बिगनिंग में आपने ये लिखा है, एंड में आपने ये लिखा है। ओके, भाई के लिए ये क्लास करता हूँ। वो बोल रहे मैं तो शिवम भाई और अभिषेक भाई के लिए ये क्लास करता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, टीचर के लिए नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? क्रेडिट तो मैं ही लूंगी ना, मैंने ऐसा स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किया है कि बच्चे टीचर की वजह से नहीं, अल्टीमेटली क्रेडिट तो मैं ही ले लूंगी। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन ना, आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड ना, आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है, इन द सेंस कि वो मतलब उन्हें समझ में आ जाए, उन्हें समझ में आ जाए ये चीजें। ओके,
देखना है कितना नंबर आ रहा है, उन्हें समझ में आ जाए। बहुत अच्छा से लिखा है, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ। मैंने आपने क्या किया है ना कि अब देख लेना है, इतना आपने आपने क्या किया है, कुछ ज्यादा ही लैंग्वेज में, फिनिश के साथ लैंग्वेज में लिख दिया है। अब देखना है कि उस पर्सन को समझ में आएगा तब तो, ठीक है। वो कुछ और ना समझ ले, और वो कुछ और, डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपके मार्क्स से पता चल जाएगा। अब हम लेंगे अभिषेक को एज एन एक्सपेरिमेंट। अभिषेक को भी तो टाइम है एज एन एक्सपेरिमेंट, कि बहुत ज्यादा फ्लारी और वो सब लैंग्वेज लिखने से ये मार्क्स दे रहे हैं। हर लाइन में आपने लिख दिया है ना, हर लाइन में ऐसा ऐसा करके लिख दिया है। आईबीसी चाहिए तो चलो ठीक है, इतना ज्यादा लेटर में। देखो एक चीज होता है ना, एक चीज होता है कि जब ऐसे लिखते हो ना, ऐसे में हम फ्लारी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट लेटर में क्या करना, डरा नहीं रही हूँ, डरा नहीं रही। लेटर जब भी लिखा जाता है ना, कि एक लेटर ऐसा होना चाहिए वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड, लेसर ल्यूसिड, कि आप अपनी बातों को कन्वे कर सको। लेटर इसीलिए लिखा जाता है। ऐसे में तो थोड़ा फ्लारी लैंग्वेज यूज कर दोगे, बट लेटर शुड ऑलवेज बी ल्यूसिड। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि वो ये सोचे ना, भाई ये जो लिखा है मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, चुपचाप इरिटेट होकर नंबर दे देना है, ये कुछ अलग ही है। यस, माई गुड मार्क्स और बैड मार्क्स विल बी एन एग्जाम्पल। हाँ, क्योंकि मैंने सीबीएसई में देखा है, सीबीएसई का जो पेपर चेकिंग लेटर वो सब वाला जाता है ना, ये सबको कुछ समझ में नहीं आता, नंबर काट लेंगे। तो हिज ऐसे एंड लेटर विल बी एन एग्जाम्पल, कि क्या बहुत ज्यादा लैंग्वेज को रिफाइंड लिखेंगे तो नंबर काटते हैं। ओके, तो हम लोग का हिज मार्क्स विल बी हाईली अवेटेड। हम लोग अभिषेक का नंबर का वेट करेंगे, जो कि अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि याद रखना है। अब ठीक है अभिषेक, आपने लिखा, लेकिन आप सीजीएल भी दोगे ना, आप सीजीएल भी दोगे तो ध्यान रखना कि ऐसे को थोड़ा फ्लारी लिख लोगे, बट लेटर को मुझे नहीं पता था कि आप लेटर भी ऐसे ऐसे लिख के आओगे। ओके, लेटर को थोड़ा कोशिश करना। लेटर होता है अपने पत्र को सामने वाले को समझाने के लिए। सामने वाले के पास इतना टाइम थोड़ी है, लेटर वाले के पास बैठ बैठ के ये सब पागल हो जाएगा वो, कि सब डिक्शनरी लेके बैठेगा। कॉपी कौन चेक करेगा? अच्छा चलो, अब मैंने क्या लिखने के लिए दिया था? आज हम लोग लिखा हुआ थोड़ा डिस्कस करेंगे। टाइम लगेगा, रिजल्ट्स लगे, टाइम लगेगा। मुझे चेक करना रहता तो गवर्नमेंट टीचर्स नहीं चेक कर, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट टीचर्स चेक करेंगे। चलो मुझे बताओ कि कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? मैम एक फैक्ट गलत हो गया। कौन सा फैक्ट गलत हो गया? दिक्कत होगी क्या? ना, ऐसा कुछ होता नहीं, इतना वो ध्यान नहीं देते हैं, ओवरलुक हो जाएगा वो इतना। वो कौन बोलेगा? तनु बोलेंगे। आज आइकॉनिक वाले नहीं है ना, इसलिए मैं आराम से क्लिक कर करके नॉर्मल वाले बच्चों के साथ बात कर सकती हूँ। हेलो हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। यस गुड आफ्टरनून। तनु हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश? मैम हिंदी में। हाँ, और वैक्सीनेशन ना? यस मैम, वैक्सीनेशन ड्राइव पे भी लिखा है और स्वच्छ भारत अभियान पे भी लिखा है। चलो अच्छा बोल डालो। यस मैम, स्टार्ट करूं? कोविड-19 जैसी घातक बीमारी का पहला मामला आने के लगभग 1 साल बाद भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल के 34 वर्षीय मनीष कुमार स्वास्थ्यकर्मी को पहला टीका लगाकर की गई। भारत की यह योजना महत्वाकांक्षी है और 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में ऐसा होना भी चाहिए। टीकाकरण अभियान को 3 फेज यानी चरण में किया गया, जिसमें पहले चरण में सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी तथा फ्रंटलाइन योद्धाओं का टीकाकरण किया गया। दूसरे चरण में 45 वर्ष से अधिक तथा किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया तथा तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। इस अभियान को जोर शोर से किया गया, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण, कोविन पोर्टल तथा आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से हर किसी को आसानी से टीकाकरण किया गया और 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव भी मनाया गया। भारी मात्रा में टीकाकरण किया गया। 17 नवंबर 2021 तक 100 करोड़ नागरिकों को कोविड का टीका लग गया था। हिमाचल प्रदेश 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना। आए दिन कोरोना के नए उत्परिवर्तन यानी कि वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए टीका लगवाना अब हर किसी की जिम्मेदारी हो गया है। हाल ही में कोरोना का घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, जो तेजी से फैल रहा है। कोरोना के टीके की 2 खुराक ही दी जा रही थी, लेकिन नए वेरिएंट को देखते हुए सरकार ने यह घोषणा की है कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन की 2 खुराक के अतिरिक्त कुछ लोगों को बूस्टर खुराक भी दी जाएगी तथा 3 जनवरी 2022 तथा से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू किया गया।
भारत में पहले भी कई बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान किया गया है जो सफल भी रहा है। इसी तरह कोविड जैसी बीमारी से उबरने में भी टीकाकरण सफल होगा। अभी हमें कोविड-19 महामारी को समाप्त करने में लंबा रास्ता तय करना है। वैक्सीन की शुरुआत और भारत के दृढ़ संकल्प के साथ वो दिन दूर नहीं जब मास्क के पीछे छिपी हमारी मुस्कान हमारे चेहरे पर होगी। सरकार के मंत्र दवाई भी कड़ाई भी का पालन करते हुए तब तक हम सबको मास्क पहनकर हाथों को स्वच्छ तथा शारीरिक दूरी बनाकर रखना है। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से। चलो भाई, बाकी सबसे भी फीडबैक लेती हूँ। हाउ वाज द एसे? कैसा था? मतलब हाँ, बहुत हिंदी में उन्होंने बहुत अच्छे से हिंदी यूज करते हुए और एक एक चीज को डिस्क्राइब करते हुए लिखा। इट वाज नाइस, वेरी इन अ सिंपल एंड वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज। बहुत अच्छा लिखा है। और भी बोलना है कुछ? अच्छा, स्वच्छ भारत बाद में बोल देना, ठीक है? अब मैं दूसरे को ले रही हूँ। ओके। आज तो गर्ल्स आए हैं सारे। ब्रो लोग क्या हो गया भाई, अंडरग्राउंड हो गए, गर्ल्स ही दिख रहे हैं। ये शिवम शुरू में इन्होंने, और आप लोग जो हल्ला करते हो ना, आप लोग हल्ला करते हो फार्मर बिल करो, ये करो, वो करो, और पहले नॉर्मल ऐसे तो सीखो। ओके, जब वो सब आएगा ना तो इतना ऐसे आप करके जा रहे हो, एक का मटेरियल दूसरे में, दूसरे का तीसरे में कर करके आपका ऐसे बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे बिल वाला ही आ जाएगा। Hello, हेलो, हाँ, am I audible, ma'am? yes, you are audible. Start. You will be speaking on which topic? COVID vaccination drive. Okay, English ना? Yes, ma'am. Okay. आज आपका बर्थडे है ना कृति? Yes, ma'am. हाँ, wish you a very happy birthday. Thank you, ma'am. Okay, चलो। India began administration of COVID-19 vaccines on 16th January 2021. As of 4th January 2022, India has administered over 1.51 billion doses overall, including first and second doses of the currently approved vaccines. In India, 86% of the eligible population has received at least one shot, and 61% of the eligible population is fully vaccinated. Vaccines must be important for each and every person. Abuse of COVID-19 pandemic, people have been fully vaccinated with both doses of Covaxin and Oxford AstraZeneca vaccines or Sputnik 5. India initially approved the Oxford AstraZeneca vaccine manufactured under license by Serum Institute of India under the trade name Covishield. And Covaxin, a vaccine developed locally by Bharat Biotech, they have since been joined by the Sputnik 5. Manufactured under license by Dr. Reddy's Laboratories with additional production from Serum Institute of India being started in September. Moderna vaccines, Johnson & Johnson vaccines, and Zycov-D, a vaccine locally developed by Zydus Cadila and other vaccine candidates undergoing local clinical trials. The Pune-based Serum Institute of India is the world's largest vaccine maker with the capacity held in India to be a major participant in the COVAX program to distribute vaccines to developing countries. In February 2020, as the Serum Institute of India had begun animal trials of vaccine candidates, Serum Institute of India announced in April 2020 that it would apply for clinical trials from the Drug Controller of India, DCGI. In April 2020, Serum Institute of India President Adhar Punewala said that a vaccine would be delivered within a year but projected an efficacy between 70 and 80%. That's all, ma'am. Yes, very good. बहुत अच्छे से लिखा आपने। सारा कितने वर्ड्स हैं? 250 approx. Approx 200. चलो, very good. Very good. Thank you, ma'am. देखो, ये जो फार्मर बिल है ना, फॉर्मल, ये एक डिबेटेड इशू है, ठीक है? तो फार्मर बिल पे हम डिबेट कर सकते हैं, फार्मर बिल पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे पूछ देंगे आप। मुझे भी नहीं लगता है कि आएगा फार्मर बिल पे ना। ऐसे एक अलग चीज होता है, ठीक है? ऐसे एक अलग चीज होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा डिबेट आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। ऐसा वाला डिबेटेड इशू मूट पॉइंट है, कंट्रोवर्शियल है, तो इसके पीछे ज्यादा पढ़िए मत, वैसे ये आना नहीं चाहिए। ओके, और अब तो इसका कोई, हाँ सही बोल रहे हो सिद्धांत, अब तो ये रिपील भी हो गया, रिवोक भी हो गया, तो अब तो इसका इंपॉर्टेंस भी कुछ लिखने के लिए खास है भी नहीं इसमें, तो ज्यादा ना उसके पीछे नहीं पढ़ो। ओके, और सब बिल्स और दुनिया का सारे बिल्स, जब एजुकेशन बिल सब आया था उस समय सब एजुकेशन पढ़ के गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं कि वही आ जाए। चलो भाई, और किसी को कुछ बोलना है? और किसी को कुछ नहीं बोलना है? चलिए अब स्टार्ट किया जाए। मैंने स्लाइड्स वाला किया था। गवर्नमेंट वाला कर दिया था, सोशल मीडिया बस एक। हाउ आर यू? पहले तो मुझे बताओ कि ये कौन सा नाम है? लहसुन कौन सा नाम है? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। लहसुन नाम रखा है, लहसुन। वही वाला लहसुन जो मैं समझ रही हूँ। डेमोक्रेसी किया है, अब हम थोड़ा सा ये सब देखो और भी कवर कर लेते हैं। करप्शन कर लिया है, डिस्क्रिमिनेशन कर लिया है,
डिस्क्रिमिनेशन कर लिया है, ह्यूमन एम्पावरमेंट, इन्फ्लेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कर लेते हैं, एक जनरल है। इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है ना, क्या क्या लिखा जा सकता है, बस क्लियर नहीं है। मैम, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ दिस बैच, शुड आई कंटिन्यू दिस और शुड आई वेट फॉर न्यू बैच? अरे दिव्यांशु, नो, this is a descriptive batch na, so why will you wait for another descriptive batch? Okay, so if you are a new student na, you have to join this today I'll start a new topic. You have to join this 3:30 to 5 batch. This is a batch solely based on grammar. Okay Divyanshu, to join the 3:30 batch, I will starting a new topic, that is tense. This is a batch based on grammar and that too from 3 to mains level. Glad you are. How did you are actually? बस क्लियर नहीं है तो रिफ्रेश कर। रिफ्रेश कर लिया ना? ओके, एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करके बताइएगा ना। ओके, यस मैम, अभी ठीक है ना? ओके, हाँ, देखो जो ऐसे है ना, ऐसे है अपने अपने ऐसे, जितना आपको बुक से पढ़ के फायदा नहीं होगा ना, वो साथ में रिफ्रेश कर दो। अभी ठीक है? पटना का इंटरनेट बहुत स्लो है। मुझे नेट वगैरह तो सब ठीक ही दिख रहा है, सब नेट वगैरह ठीक दिख रहा है। अभी भी है। अभी ठीक है ना? चलो स्टार्ट किया जाए लिटिल बिट। कभी कभी ना, चलो कभी कभी किसी से फोन और फ्रेंड में बात, अभी ठीक है? रिफ्रेश किया है, ओके है। कभी कभी मैंने ये फील किया है, किसी से रेज योर हैंड बात करने के बाद थोड़ा सा वॉइस गड़बड़ हो जाता है। अब सब सही। लिखने की हैबिट होनी चाहिए, ये मैं बहुत अच्छी बात बोला सूरज, बट लिखने की। और मैंने फील किया ना कि देखो, बुक से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है ना ओपन डिस्कशन। बुक से आप पढ़ोगे, कोई भी ऐसे को बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन जब हम लोग क्लास में एक ओपन डिस्कशन होता है ना, जहाँ पे सब बच्चे अपनी अपनी बात को रखते हैं, तो वो सब पॉइंट्स ज्यादा याद रहता है और हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, वो सब पॉइंट्स को डाल देते हैं। ऐसे आओ और शुरू हो जाओ, पढ़ाते रहो, एक बार छाप जाओ। डिस्कशन बहुत जरूरी है, सबका पॉइंट्स आप अपने ऐसे में शामिल कर सकते हो, तो वो ज्यादा मस्ट है। और लिखने की हैबिट है तो लिखने की हैबिट ही तो डालनी है। अगर लिखने की हैबिट रखा होता अच्छे से, तो फिर इस बैच की जरूरत ही नहीं पड़ती। हंकी डोरी ना, वो एक अलग ही दुनिया में। अब बहुत ज्यादा उस दुनिया में हंकी डोरी और वो सब वाली दुनिया में नहीं जाना अभिषेक, ठीक है? बहुत ज्यादा उसकी गहराई में नहीं जाना है। कभी कभी क्या होगा ना, बहुत ज्यादा शशि थरूर टाइप वाली दुनिया में जाने से नंबर कट जाता है। ऑब्सेस्ड हो गया, जो उसको जुनून हो गया है। हाँ, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है ना कि ये ना कोई आइल्स का एग्जाम नहीं है या कुछ कैट वगैरह वाला एग्जाम है, ओके, जहाँ पे पेपर सेटर है, ये एसएससी वाला एग्जाम है, तो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन नहीं दिखाना है। चलो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आईसीएससी बोर्ड नहीं है, नहीं है, वो सब इतना बाइफर्केट नहीं करना है, सिंपल एसएससी का एग्जाम है। चलो, आरटीआई, आरटीआई तो सबने सुना होगा, एक कॉमन है, आरटीआई पे भी पढ़ लेना है। आरटीआई पे भी आया तो इस अगर लड़का लड़की का नाम लिख दे तो लेटर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लड़का लड़की का नाम लिख दे तो आपको क्या एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया था कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं? हेमा और हेमदेव में कुछ नहीं लग रहा था? हेमदेव, हेमादेव या हेमदेव जो भी था, इतना कंफ्यूजन आपको अपने जेंडर को लेके क्यों हो गया था एग्जाम के दिन? इतना ज्यादा आउट ऑफ माइंड हो गए थे कि जेंडर ही उस दिन नहीं समझ में आ रहा था। अब तो अगर अगर लेकिन कहीं से भी आपकी आइडेंटिटी से, अच्छा नहीं आया था, लेकिन यूएफएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी से पेपर चेक आपका कहीं पे रहता है ऐसा लिखा हुआ फॉर्म में? मतलब जब आप पेपर भरते हो तो मेल और फीमेल लिखा रहता है? सिर्फ तो रोल नंबर होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, सिर्फ रोल नंबर होता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। मैम, नाम समझ में नहीं आया था। पहले तो इनका नाम का क्लास है ना, हेमा लड़की होती है, सीमा लड़की होती है, मोहन लड़का होता है,
ठीक है, मनीष लड़का होता है, पलक लड़की होती है, ऐसे ऐसे इनको सिखा के भेजना होगा उसका बैच। पूजा लड़की होती है। हाँ चलो आरटीआई पहले कर लेते। आज क्या बात है ब्रो, लोग कुछ लिख विख के नहीं आए। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई में आप डाल देते हो कुछ भी इंफॉर्मेशन और आपका राइट है। आरटीआई आपका राइट है। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज मस्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंफॉर्मेशन का राइट सबको है, फ्री फ्लो होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। टू ग्रो एंड फ्लरिश, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को ग्रो करने के लिए देयर शुड बी अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। It is now recognized that right to information is vital to democracy. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए right to information is very important. किस लिए भाई? पारदर्शिता के लिए, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, जवाबदेही के लिए right to information। मैंने हेम ही लिखा है। अरे ठीक है चलो, उसके लिए आप परेशान मत हो, आपका सही है। कोई नंबर नहीं कटेगा, नोटी कोई नंबर नहीं कटने वाला है। आप आराम से चिल करो और अभी सीजीएल की तैयारी करो, कोई नहीं कटेगा। उन्हें परेशान नहीं करना है सिद्धांश, वो उन्होंने सही लिखा है। आपका सब कुछ नंबर कटने वाला नहीं है, आप आराम से करो। अब देखो, एक तो इट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, उसको अलग ही परेशान कर रहा है। मुझे पता है आपका नंबर आराम से, आप आराम से अपना सीजीएल की तैयारी करो। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। इट वॉज विद दिस मोटिव, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राइट आरटीआई एक्ट को पास किया गया 15 जून 2005 को, एंड ये फोर्स में आया 13 अक्टूबर इतने को। थोड़ा सा आरटीआई कब आया ये सब ध्यान रख लेना। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है। कितने फंडामेंटल राइट्स है आपके? कितने फंडामेंटल राइट्स है? हाँ, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वैसे ही 6, पता नहीं, एक तो फंडामेंटल राइट्स 6 है, 6 ही है, 6 है। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशनल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, देख लेना एक बार, देख लेना, 6 ही है ना, 6 ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं हम। मुझे लग रहा है कि जब मैंने पढ़ा था ना तो 7 थे शायद, ऐसे कुछ था क्या? पहले 7 थे जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, 5 नाउ 6। कौन वाला राइट हटा दिया है? कौन वाला राइट हट गया? प्रॉपर्टी वाला हटा दिया है। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी, एजुकेशनल राइट्स वो सब था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन ये स्टार्ट हुआ है। मैम इतनी नहीं, मुझे याद रखा है कि राइट टू प्रॉपर्टी कब हटा है? अब तो बहुत पूरा। राइट टू प्रॉपर्टी कब हटा था जरा बताना। बहुत पहले हो गया था, 1976 में हटा था। ओहो, तो पता नहीं, मुझे भी 7 याद है। तब तो ये बहुत पुराना लग रहा है, ऐसा थोड़ी है। 1976 wasn't born also। 1986 में हटा था, मुझे शायद कंफ्यूजन था, 5 पढ़ा था, 6 पढ़ा था, 7 पढ़ा, चलो जो कुछ भी है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इज एक्सपेक्टेड टू अशर इन। अशर इन का मतलब क्या होता है? 100 साल बना दिया है मुझे। हाँ बताना। अशर इन का मतलब है, अशर इन वर्ड याद रखना है। अशर इन का मतलब है ब्रिंग इन, कोई चीज को नया शुरुआत करना, लाना। इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन अ न्यू एरा। अशर इन वर्ड याद करना, अपने साथ एक नया एरा, एक नया युग लेकर आएगा। इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट्स एंड परफॉर्मेंस इन द करप्शन रिडन इंडियन पॉलिटी। ये जो करप्शन रिडन इंडियन पॉलिटी जो है ना, ओके, ये एक नई शुरुआत लाएगा, एक नया युग लाएगा जो करप्शन से भरा। करप्शन हटाने के लिए तो राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए। इट हैज द वाइडेस्ट रीच, इसकी पहुंच बहुत है। गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कवर कर रहा है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को, लोकल बॉडीज को एंड गवर्नमेंट फंडेड एनजीओस को, सबको कवर कर रहा है। तो ये सब में अगर राइट टू इंफॉर्मेशन अच्छे से लागू हो गया, दिस विल ब्रिंग अ न्यू युग और करप्शन फ्री सोसाइटी मिलेगा। इवन द जुडिशियरी भी इसके दायरे से बाहर नहीं है। इवन द जुडिशियरी हैज बीन पुट अंडर द परव्यू। इसके इस आरटीआई में जुडिशियरी की भी जवाबदेही है, इसके अंडर में। हाँ, आरटीआई करके आप डिस्क्रिप्टिव की कॉपी भी मांग सकते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव वाला कॉपी यूट्यूब पे टीचर डाल देते हैं ना, वो आरटीआई डाल के कॉपी निकलवाते हैं कि भाई कहाँ नंबर काटा। अब हम लोग कॉपी निकलवाएंगे किसका? अभिषेक का।
अगर अभिषेक का ज्यादा नंबर भी आएगा तो हम लोग कॉपी निकलवाएंगे, अगर उनका कम नंबर भी आएगा तो, कम नंबर नहीं आना चाहिए, इतना मेहनत किया निकलवाएंगे, ठीक है। ज्यादा नंबर भी आया तो निकलवाएंगे, कम नंबर भी आया तो कम नंबर अगर आ गया तो समझ ही जाना किस लिए। तो आरटीआई निकाला जाएगा अभिषेक का, यूट्यूब पे डिस्कस किया जाएगा उनके कॉपी का। और द आरटीआई प्रोवाइड्स, क्या होता है आरटीआई में, 30 डेज डेडलाइन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, 30 डेज का डेडलाइन होता है, उसके अंदर दे देना। However, the deadline is 48 hours if informations, ऐसे तो 30 डेज का मैक्सिमम टाइम है, बट अगर इंफॉर्मेशन किसी के लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 डेज के अंदर, 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन देना होगा। All the citizens are entitled to any kind of information. The procedure for securing information has been clearly laid down. Laid down मतलब अच्छे से बताया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसका प्रोसेस कैसे आप ले सकते हो। Laid down. The first appeal has to be made to superior of public information officer. In case the information is not forthcoming, you can appeal to the High Court. नहीं मिलेगा तो. To make the RTI Act effective, penalty for delay in providing information shall be इतना per each day up to a maximum of इतना. अगर आपका लेट हो जाता है तो पेनल्टी होगी उनकी। अगर जितना ज्यादा डिले हो रहा है 250, ये सब ना लेट देते हैं, ये सब लागू थोड़ी होता है। Through the RTI Act, though the RTI Act provides for access to extensive information, पूरा detailed information with minimum exemptions, there are certain shortcomings. पहले तो RTI कब लागू हुआ, आपने ये सब पढ़ा, RTI वगैरह कब लागू हुआ, ये सब डाल दिया, RTI होता क्या है, और RTI का कुछ shortcomings भी है, ठीक है। क्या shortcomings है? There are certain obvious shortcomings in RTI and its implementation में कुछ कमियां रह गई। Right to information seems to be an effective law, but what about its effective implementation? ठीक है, ये बोलते हैं ना, नो डाउट, मैंने एक लाइन बताया था, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, बट इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। बोला था ना कि ये वाला सब जगह डाल सकते हो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन बनाया तो गया है, बट क्वेश्चन पूछा, बट व्हाट अबाउट इट्स, अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। शॉर्टकमिंग्स के साथ लूपहोल्स डाल सकते हो। द एक्ट रिक्वायर्स पीपल हु कैन यूज इट फॉर देयर वेलफेयर, और सो द गवर्नमेंट फर्स्ट नीड्स टू इंश्योर दैट अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को एजुकेट करिए। कितने लोगों को तो पता भी नहीं होता है इस एक्ट के बारे में, ठीक है, कितने लोगों को तो पता भी नहीं होता है, उसको पहले तो लोगों को एडुकेट करोगे, ऐसा भी आपका राइट है, सो दैट दिस एक्ट में सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड तक ये एक्ट चले एंड सर्व द डिप्राइव्ड एंड पुअर ऑफ दिस कंट्री। तब पुअर लोग को बेवकूफ बना दिया जाता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दे। अगर ये सक्सीड करता है इन द पर्पस, तो इट विल नेसेसरीली इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि अगर ये अच्छे से अप्लाई इंप्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो नो डाउट इसका लोग फायदा उठाएंगे और मैक्सिमम पब्लिक आरटीआई एक्ट में उनका पार्टिसिपेशन होगा, अपने ग्रीवांसेस वगैरह। बहुत सारी चीजों को आरटीआई से बाहर भी रखा गया। चलिए तनु इसी बात पे बताइए, कौन बताएगा कि आरटीआई से बाहर किन किन चीजों को रखा गया है। चलो ये तो एक सिंपल सैंपल ऐसे था, कौन बताएगा? चलो रेज योर हैंड में आइए। ये तो आरटीआई पीएम फंड को, डिफेंस को तो सिक्योरिटी रीजंस, डिफेंस का खुल के क्या है, कब अटैक करने वाला है, मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि कब अटैक करने वाला है, मैं जाके पाकिस्तान को खबर करूंगा। ये सिक्योरिटी को तो आरटीआई में आना ही नहीं चाहिए, कुछ तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वहां वो तो सही है, डिफेंस को, ठीक है, आरटीआई बोल रहे, डिफेंस को, आईबी को, ये सब के आरटीआई से बाहर रखा है फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो इसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, और ज्यादा ना वो सब भी मत लगाने। पीएम के फंड को भी रखा गया है, वो सब पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। मैटर्स रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी वो तो आरटीआई के तहत नहीं आया, वो तो अच्छी बात है। और पीएम के फंड के पीछे भी मत पड़ जाना, कुछ सोच समझ के रखा होगा उन्होंने। पीएम के कोई सपोर्टर मिल गया है ना तो नंबर काट लेंगे, तो वो सब मत करिए। बस आरटीआई का ध्यान, आरटीआई क्या है, इसके तहत क्या है, इसका शॉर्टकमिंग्स क्या है, बस बताइए। इसको अच्छे से लागू नहीं किया जा सकता है। कभी कभी कब होता है ना कि बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म होने की वजह से लोगों का उत्साह खत्म हो जाता है, फॉर्मेलिटीज होता है, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, और बहुत के नॉलेज तक तो ये है ही नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो ये सब बताना है। मोदी जी जो चाहते हैं वो होगा। लाल फीताशाही बहुत सारा के डिले हो जाता है तो लोगों का उत्साह खत्म हो जाता है, तो थोड़ा सा चीजों को और भी इजी करना है, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है आरटीआई का, क्या बात है, कोई आ नहीं रहे हैं, रेज योर हैंड में कोई नहीं आ रहे हैं, शर्मा रहे हैं क्या सब? लाल फीताशाही, हाँ क्या बात है, कोई आ ही नहीं रहे हैं आज महाराज, पता नहीं आइकॉनिक वाले सब कहाँ बैठे हैं। एक तो आरटीआई हो गया, हाँ, और साथ में नक्सलिज्म भी कर लेते हैं। नक्सलिज्म में इसलिए कर रही हूँ ना, वैसे तो मैंने आपको टेररिज्म भी करवाया है, नक्सलिज्म का बहुत सारा हिस्सा आप टेररिज्म में भी डाल सकते हो,
ओके, नक्सलिज्म का पता नहीं आज कहाँ है, मुझे टेंशन है बहुत, बैठे रहो टेंशन में, टेंशन है बहुत, टेंशन है। झारखंड में बहुत है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में भी है सिद्धांश, छत्तीसगढ़ में भी है नक्सलिज्म। ओके, रिमोट एरिया वहां भी है। Naxalism has been in news. Naxalism, the biggest security threat to India. इसको भी थोड़ा पढ़ दिया जाए क्योंकि इसमें आप टेररिज्म, नक्सलिज्म थोड़ा जोड़ जोड़ के कर सकते हैं। झारखंड में, हाँ ये भी बात सही है, झारखंड में बहुत कम हो गया है, वो सब जगह पे, एमपी वगैरह में अभी भी है, झारखंड में कम हो गया है। इंडिया बीइंग वन ऑफ द एमपी में भी नहीं है मैम ज्यादा, तो कहाँ पे है बचा, कहाँ पे बचा? एमपी में भी चला गया, छत्तीसगढ़, अच्छा छत्तीसगढ़, अरे एमपी छत्तीसगढ़ भाई भाई अभी अलग हुआ है ना, छत्तीसगढ़ में तो है ही। दिल्ली में नक्सलिज्म, दिल्ली में तो हाई लेवल का टेररिज्म वाले हैं, हाई लेवल बैठे हो, वो नक्सलिज्म नहीं है, वो टेररिज्म है, अर्बन नक्सल्स। इंडिया बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेटिक, इंडिया जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ये वाला ना आप टेररिज्म में भी डाल सकते हो, टेररिज्म में भी डाल सकते हो ये लाइन, हैज ग्रेट पोटेंशियल टू बिकम अ फ्यूचर सुपर पावर। इंडिया जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज है, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक दिन इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन इन दिस इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट, इंडिया इतना तेजी से ग्रो करने के बावजूद भी इंडिया फेसेस सेवरल थ्रेट्स टू इट्स सिक्योरिटी, बहुत सारे थ्रेट है, जिसमें से एक नक्सलिज्म है। ऑफ दीज, जितने भी इंडिया के लिए खतरा है, नक्सलाइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये जो नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कहां से, अर्ली 70s में स्टार्ट हुआ था बंगाल से, बट हैज सिंस, तब से लेकर अब तक बहुत सारे रूरल इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया फैल गया। As can be seen in the present situation, the Naxalites concentrate their dominance where the state power is weak. Naxals जो होते हैं, Naxalites, वो वहीं पे हावी होते हैं जहां पे थोड़ा सा स्टेट पावर वीक पड़ता है। And so, अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि स्टेट पावर वीक है, and so their natural choice of target is the tribal areas. Tribal areas में ऐसे तो है ज्यादा, where the state administration is poor. झारखंड वगैरह को भी ले लिया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब, and the areas neglected by the state. Neglected state में ये ज्यादा dominate करते हैं क्योंकि state power, state administration weak है वहां। अब नैटी जो आप मेरे जो चिंता हो रही है करूंगी ना, उठा के बाहर फेंकूंगी, चिंता हो रही है, आपका 100% में श्योर हूं कि आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है। जेंडर वेंडर वो सब कुछ पता नहीं चलता। The Naxalites claim to represent the most of, Naxalites क्यों बन जाते हैं, ये क्यों बोलते हैं हम, टेररिज्म का यही होता है ना भाई, हम तो परिस्थितियों के शिकार है, हमें गवर्नमेंट ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, हमें ओप्रेस किया, इनका एक बहाना होता है। The Naxalites claim to represent the most oppressed, कुचलित section people of India, those who are often left untouched by India's development. इंडिया के डेवलपमेंट में जो मतलब उनको, उन पे ध्यान नहीं दिया गया एंड उन्हें बाईपास कर दिया गया है इलेक्टोरल प्रोसेस में, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। Their opponents say that Naxalites are terrorists, oppressing people in the name of war. सिर्फ जाति के नाम पे वो लोग दंगा फसाद डर फैलाते हैं। फिर बता दो, और नेक्सलिज्म का तो, नेक्सलिज्म क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब बताओगे। और नेक्सलिज्म टेररिज्म को स्टार्ट करना ना, जहां एक और इंडिया सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, वहां कंट्री का सबसे बड़ा थ्रेट टेररिज्म और नेक्सलिज्म, ये सब ना आधा से अधिक पार्ट टेररिज्म आएगा उसमें भी लिख देना, बाईपास कर देना। बाईपास कर, मैंने उसको बाईपास कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला ही नहीं, ओवरलुक कर दिया, अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया गया। और नेक्सलिज्म का तो कभी भी एडवांटेज होगा ही नहीं, इसका तो हमेशा नेगेटिव ही लिखना होगा। ओके, नेक्सलिज्म का हमेशा नेगेटिव लिखना होगा। द इफेक्ट्स ऑफ नेक्सलिज्म आर मल्टी लेयर्ड, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। द माओइस्ट मूवमेंट हाईलाइट्स इंडियाज interior weakness, which makes India susceptible, vulnerable to external threats. Globalization, as part of globalization, threats such as Naxalite movement can no longer be viewed as simple internal. क्योंकि अगर हम ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान दें तो नेक्सलाइट वाला मूवमेंट है ना, ये सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है, हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी अफेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि नेक्सलाइट सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर है, इतने बड़े पैमाने पे है कि इट अफेक्ट्स आवर एक्सटर्नल सिक्योरिटी आल्सो। Another reason why the Naxalites are biggest threat of security is because the way the issue affects India's economic development.
The more the minds concentrate on the poor and marginalized regions of India, the more economic development will be hampered. और फिर बताओगे कि जितना ज्यादा ये हावी होने लगेगा, इनका डोमिनेंस बढ़ने लगेगा, उतना ज्यादा ग्रोथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकेगा, क्योंकि आपका कंट्री डिस्टर्ब रहेगा. फर्दर मोर, अब जो नेक्सलाइट्स है ना, दे आर नो लॉन्गर फोकसिंग ऑन रिमोट जंगल्स ओनली, बट दे आर अर्बन सेंटर्स को भी अब अटैक कर रहे हैं. बता दिया कि क्या क्या नेक्सलिज्म की वजह से क्या क्या हो रहा है, अपने से भी जोड़ लोगे. अब इसका सोल्यूशन. Thus, Naxalite problem reflects underlying issues in the Indian social, economic, and political institutions, which threatened to expose India to even more danger. From outside, the government has to address इसका root cause देखना होगा. इसका जड़ को पहचानना होगा. सिर्फ मिलिट्री फोर्स से अकेले नहीं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला होगा. थ्री pronged अप्रोच चाहिए. 3 लेवल पे अप्रोच चाहिए. सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री. मल्टीलैटरल डायलॉग एंड मिलिट्री फोर्स, तभी जाके इसको हटाया जा सकता है. ठीक है, तो ये नक्सलिज्म को आप टेररिज्म में तो और भी ज्यादा एक्सटेंसिव लिख सकते हो, और भी ज्यादा इलेबोरेट करके. तो ये हो गया हमारा. अब आ जाओ लेटर पे. ये सब करवा दिया मैंने, जितना नेक्सलिज्म टेररिज्म मिक्स कर देना. आरटीआई है, कैशलेस करवा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अब आ जाओ लेटर. आई थिंक ये बैच को मैं 24th तक शायद लास्ट क्लास है. ठीक है, उसके बाद इस बैच को चलाना मतलब इट विल बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम. इसके बदले हम लोग कुछ और बैच कर लें. बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा कितना पढ़ो, ऐसे तो चलते ही रह जाएगा. बहुत अच्छी बात है ना. मुझसे अक्सर बच्चे डिस्क्रिप्टिव का बैच मांगते थे, तो एक परमानेंट डिस्क्रिप्टिव का बैच हो गया. तब तक वो पढ़ते रहेंगे, फिर नए इशू आएगा, ऐड होते जाएगा. चलो, रोड एक्सीडेंट्स हो गया है. इंडिया क्रिप्टो इंडेक्स. अच्छा, ऐसे तो इतने सारे इश्यूज है. इंटरनेट वाला हो गया. हाँ, एक ये भी आया है अपने एसपी को. आपका एसपी वाला आया था, डॉग वाला. ठीक है, एसपी को लेटर लिखना था. और एड्रेस के लिए अब आपका कंफर्म हो गया है. और मैं बार बार बोल रही थी, मैंने जितना प्रीवियस पेपर देखा ना, सब में बच्चों का ना गलती से यूएफएम वगैरह, एसएससी की गलती से के वजह से बच्चों को यूएफएम लग जा रहा है. तो अब एसएससी ने एड्रेस दे दिया है, और आपको क्या बन के लिखना है वो सब दे दिया है. तो इसलिए अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सो एसपी को लेटर लिखना है, उसको रिक्वेस्ट करना है कि ट्रैफिक लाइट लगाइए भाई, क्रॉसिंग के जगह पे लोकेलिटी एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं. अनफेयर मीन्स, यूएफएम क्या है? अनफेयर मीन्स उसको लगेगा ना कि आप कुछ अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हो पेपर चेकर को बताने के लिए कि मैं यही हूँ, थोड़ा नंबर मैं वही हूँ, तो नंबर ज्यादा दे देना. तो लेटर वगैरह, एड्रेस वगैरह दिया रहेगा. लेटर में ना इतना अच्छा से ब्लॉक्स बने हुए होते हैं. ओके, लेटर में इतने अच्छे से ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है. ब्लॉक्स सब में बहुत टाइम स्पेस दिया होता है. तो यहाँ पे अपना देख लेना क्या क्या एड्रेस है, किसको लिखना था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ठीक है, आप देख लेना है कि आपके लेटर में जैसा जैसा बोला है ना, वैसे वैसे ऐड करना है. यहाँ दिल्ली को लिखा है, दिल्ली लिख दिया मैंने. सब्जेक्ट लिख देना है. ओके, मैम एक मास्टर ने मुझ पे शक कर लिया, उसने पूरी कॉपी चेक करी. मैम एक मास्टर ने मुझे पे शक कर लिया, उसने मेरी पूरी, कौन सी मास्टर की बात कर रहे हो भाई? ये आज इनका दिमाग ठीक नहीं है. नोटी है. एक मास्टर ने मुझ पे ही शक कर लिया और मेरी पूरी कॉपी चेक करी. क्या कहना चाहते हो? एग्जाम में, एग्जाम के दिन? अच्छा, एग्जाम के दिन मतलब आप पे कल के पेपर में. देखो तो जरा, एक बार आना तो क्या है, उसी ने वो डरे हुए हैं. एक बार आना उसमें, रेज योर हैंड में आना एक बार. आप प्रणाली, आप वोकैब से स्टार्ट मत करो, आप दोनों से स्टार्ट करो. आज वोकैब का भी बैच है रात को 8 बजे, ग्रामर का भी. जो बच्चे सीधा साधा होगा ना उसी का चेक करने लगते हैं. हेलो. गुड आफ्टरनून मैम. यस, गुड आफ्टरनून. क्या मतलब करें? मैम एक्चुअली ना मैं पेपर कर रहा था ना, तो मैं एक स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं हाथ पे लिख कर देख रहा था स्पेलिंग ना. तो मास्टर ने मुझे देख लिया कि वो सोचा है देख कर लिख रहा है. तो वो आया, उसने मेरी पूरी कॉपी चेक करी. उसने मेरी जो अंडरलाइन थी ना वो भी चेक करा. मतलब पूरा पेपर उसने देखा कि इस बंदे ने कहीं ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं कर रखा. मैं डर गया, मैं कह रहा क्या देख रहा है. नहीं, वो ऐसे ही देख रहे हैं. आपने बोला कि मैं स्पेलिंग चेक कर रहा था. नहीं, उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं. उस मास्टर ने ना मेरे को एक बार देख लिया था कि ये कुछ कर रहा है या तो, क्योंकि मैं स्पेलिंग लिख कर एक बार देख रहा था कि क्या स्पेलिंग सही है या गलत है. एडमिट कार्ड के पीछे भी लिख कर देख रहा था, तो वो यही देख रहा था कि क्या कहीं कुछ लिख नहीं रहा. और मैंने जो अंडरलाइन वगैरह कर रखे थे ना, उनको भी उसने पूरी तरीके से चेक किया. वो ऐसे ही देख रहा होगा. वो कैसा था देखने में? मास्टर तो मैम वो हमारी क्लास में ही था, क्योंकि वो इधर उधर घूम रहा था ना. उसने किसी की चेक नहीं करी, बस उसने मेरी चेक करी.
ये दिक्कत थी ना। नहीं कोई बात नहीं है। उसमें उसने क्या किया होगा, आपको हाथ पे लिखते हुए देखा होगा ना, तो वो क्रॉस चेक किया है, और उसको अगर आपके कॉपी देख के उसको कुछ ऑब्जेक्शनल लगा होता है तो वो आपसे पूछा होता उसको। उसने पूछा तो कुछ भी नहीं मैम, बस वो यही देख रहे थे कि अंडरलाइन वगैरह इसने किस लिए करी है, ये सब चीजें देख रहे थे वो यहाँ। कोई बात नहीं, आप क्यों डरे हो इस चीज के लिए? मैम डर तो नहीं है, बस मैं यही सोच रहा था ना कि वो मेरी कॉपी क्यों देखी उसने। उसको कुछ शक हुआ, आपका हाथ देखा उसने? नहीं हाथ वगैरह तो चेक नहीं करे उसने, हाथ पे तो बस एक स्पेलिंग लिखी हुई थी। नहीं, आपका लिखते हुए देखा? हाँ वो मेरे को लगा कि जैसे उसने देखा हो मुझे हाथ पर लिखते हुए। कोई बात नहीं है, वो वैसे ही अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल होता है ना, आपके आपकी कॉपी में बस देखा ना, कुछ ऐसा कोई क्लिक तो नहीं किया? नहीं टिक वगैरह नहीं किया उसने, बस मेरी कॉपी चेक करी उसने। बस हाथ में लेके ना? हाँ हाँ वो उसने जब मेरे सिग्नेचर करने आए थे ना वो मास्टर, हाँ, तो जब जब उन्होंने पूरी कॉपी चेक करी, जहाँ अंडरलाइन थी वो चेक करे उन्होंने। उसको अच्छा ये लगा होगा। अच्छा तो मैम क्या, मैं तो डर गया, मैं कह रहा ये मेरी कॉपी क्यों चेक कर रहा है। तो इसलिए। अच्छा लगा। कभी कभी एग्जाम के दिन ना इन्विजिलेटर किसी एक को ज्यादा देखते रहते हैं, हो सकता है बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप होके गए होंगे, स्मार्ट दिख रहे होंगे। मैम मैं सब तो कुछ भी नहीं था वैसे। कोई बात नहीं है, डरना नहीं है वो कुछ मैम बोला नहीं। मेरे को एक बात पूछनी थी मैम, मैंने ना जो फैक्ट गलत हुआ था ना, मैंने उसके नीचे अंडरलाइन कर रखी थी, बस ये गलती हो गई मुझसे। क्या फैक्ट था बताइए? मैम मैंने ना वो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर लिखना था, मैंने पॉपुलेशन रेट पर डाल दिया, और वो जो डाटा था वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का था, ये गलत हो गई। कोई बात नहीं है, अब तो मैं ये कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा इतना भी नहीं है ना कि ये जीए का पेपर फेक हो रहा है, हो सकता है उनके नजर से वो हट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और मैम एक गलती और हो गई मुझसे ना, हाँ, जब मैं लेटर लिख रहा था ना, तो जो डाटा जो मैं स्टार्टिंग जहाँ से होती है, वो जो न्यूज़पेपर वाली होती है ना, एडिटर पे वो उस पे क्या होता है वो, हाँ एडिटर पे, उस पर लिख रहा था ना, तो वो लाइन मैंने स्टार्टिंग की गलत कर दी थी, तो मेरे को लगा, मैंने ना फिर उसको काटा नहीं, फिर मैंने उसका आखिरी का एक वर्ड सही कर फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, आई वुड लाइक टू यहाँ से। तो मैम जो ऊपर की 2 लाइन थी ना, उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो मैंने सोचा काटने से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो मैं फिर ऐसे ही छोड़ के आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर आप ऊपर कार्ड भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड पे लिखा है बच्चे ने। मैम जैसे मेरे को ना सर के बाद मेरे को ऐसे लिखना था कि थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, मैं ये नहीं लिखना चाहता था ना, क्योंकि ये पूछा नहीं था उसने न्यूज़पेपर वगैरह पे, उसने डायरेक्ट म्यूनसिपल को उससे पूछा था ना, तो मेरी ये लाइन गलत हो गई, तो मैं इसको काटा नहीं, मैंने वहां पर जहाँ कॉलम के आगे मैंने अथॉरिटी लिख दी, तो मैंने और फिर वहां से आगे से स्टार्ट कर दिया, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, फिर वहां से आगे से आगे स्टार्ट कर दी। ओके तो उसको काट देना चाहिए था। काटना चाहिए था मैम। काटने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे काट काट कर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मुझे लगा कि कहीं घटपट हो जाएगी तो मास्टर गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा मास्टर पे, फिर मैंने इसलिए काटा नहीं। अरे ऐसा क्यों है कि मास्टर क्या फ्री फ्रॉम एरर्स है, सबसे गलती होती है कभी काट, इसीलिए तो स्पेस ज्यादा दिया जाता है। वैसे कुछ क्या दिक्कत मैम, क्या दिक्कत होगी क्या ज्यादा? वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मैम उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस वो जो लाइन है ना ऊपर की, उस लाइन में ही दिक्कत है, बस वो लाइन अगर वो मास्टर स्किप कर देता है तो। कोई बात नहीं है, लेकिन वो मास्टर वो लाइन कैसे स्किप करेगा? सर के बाद वो समझ जाएगा कि बच्चा इसको काटना भूल गया, बच्चा का असली यहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ वो बस समझ मैम जाएगा, बस वो यही समझ दिक्कत थी। जाएगा। कोई बस बात नहीं, आप चल जाओ। हाँ मैम, और तो मैम भगवान जाने। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा नंबर आया उसके लिए। आपको सीरियल देना है ना? यस मैम सीरियल देना है। अब भूल जाओ, वो सब भूल जाओ ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब टाइम आ गया कि मेरा तो नहीं काटा था, मेरे को मास्टर देख रहा था ध्यान से। आप उसको अच्छे लग रहे हो, देख रहे हो। नहीं मैम मुझे तो टेंशन नहीं ना, क्योंकि उसने मेरी कॉपी क्यों चेक करी, बस इसलिए दिक्कत थी ना, वो सबके कोई सिग्नेचर बात करके नहीं, आ रहा। अगर कुछ लिखा नहीं तो वो सब करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है मैम ठीक है। कट से कोई दिक्कत नहीं। अरे लिखते समय ऐसा थोड़ी होता है, डिस्क्रिप्टिव का जब भी पेपर लिखते हैं ना हम लोग तो गलत तो होता ही है, कट तो कर ही सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कुछ हम लिखना चाहते हैं फिर उसको हटाना चाहते हैं तो हम कट कर सकते हैं, हम अपने एग्जाम में भी कट करते हैं, ऐसा थोड़ी है। कोई बात नहीं है। देख लिया 2 बार किसी ने, किसी बार दो बार देख लिया तो डर जाना। पेपर आपका देख लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स आके देख लेते हैं, कोई बात। हाँ, और ये ध्यान रखना है भाई कि लेटर किसको लिखना है। अगर एस से एसपी को लेटर लिखना आएगा ना, तो शुरू मत हो जाना थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एसटी, एकदम छापना शुरू हो जाना। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर देख लेना, एडिटर को लिखना है, एडिटर को तभी ये वर्ड करना है, ठीक है। यही गलती हुई है। आप मुझे समझ गए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर, एडिटर को लिखना है। यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस, सॉरी सुपरिटेंडेंट पुलिस को लिखना, वो भी ट्रैफिक एसपी को लिखना है, यही गलत हो गया। ये सब बहुत ह्यूमन एरर है, होता है।
होता है। ये सब तो लिख लेना, सब्जेक्ट लिख लेना कि ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल करिए, हमारे एरिया में ट्रैफिक लाइट दिया ही नहीं, एक्सीडेंट वगैरह हो रहा। तो आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट द क्रॉसिंग जहां से हम लोग क्रॉस करते हैं हमारे लोकेलिटी में, वहां ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। ऑल्सो देर इज फाउंड हार्डली अ कांस्टेबल टू मैन द क्रॉसिंग। मैन द क्रॉसिंग मतलब मैन वहां खड़े रहते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल्स ऑटोमेटिक नहीं होता है। आई क्रेव द, अब ना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, आई क्रेव द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द कॉलम ऑफ योर अथॉरिटी। इतना ये सब ड्रामा नहीं करना। ये लिखने में क्या आपको दिक्कत हो रहा है, उतना ही नंबर मिलेगा। ज्यादा क्रेव हॉस्पिटैलिटी और वैसे वैसे करोगे नंबर उड़ जाएगा, ठीक है। ज्यादा उसके पीछे नहीं भागना है। एक तो 2 बार एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर देख ले रहा है, डर जा रहे हो, और उसके बाद आई क्रेव द हॉस्पिटैलिटी। जल्दी करते हैं, यूट्यूब क्लास भी है। क्रॉसिंग, हेवी ट्रैफिक पासेस थ्रू द क्रॉसिंग, मतलब ये जो क्रॉसिंग है ना, ये जहां से लोग क्रॉसिंग है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। और ऑल दिस पोजेस अ डेंजर टू द रेसिडेंट्स। वहां के रहने वाले नागरिक है जिन्हें बहुत दिक्कत होती है इन क्रॉसिंग द रोड लाइट्स। जितना सिंपल हो सके वही लिखना है अभिषेक को भी। डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स, रेसिडेंट के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। अ बॉय ऑफ द लोकेलिटी, रिसेंटली एक लड़के ने को कार ने टक्कर मार के गिरा दिया है ट्रैफिक लाइट ना होने की वजह से। गॉड इज टू बी थैंक, भगवान का शुक्र है कि वो बाल बच गया, थोड़ा सा माइनर इंजरीज हुआ। और सो ऐसे परिस्थितियों में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वहां पे ट्रैफिक लाइट्स लगवा दीजिए, जीब्रा क्रॉसिंग को अच्छे से पेंट करवा दीजिए ताकि एक्सीडेंट वगैरह रुके, ठीक है। जितना सिंपल हो तो चलो एंड किया जाए। आप डर लग रहा है, आई क्रेव द, हाँ जितना लिखो, देखो लिखो, बहुत कभी कभी ना सामने वाला इरिटेट हो जाता है जब भी, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना अभिषेक कि आप लिखो, लेकिन हर लाइन में ऐसा मत लिखो ना, सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। जब भी उसे समझने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, जब भी उसको समझने के लिए थोड़ा मतलब मेहनत करना पड़ेगा, वहां वो इरिटेट होगा। तो लिखो लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है कि एक लाइन में पूरा भर देना है। एक लाइन में भर देना है फ्रेजल वर्ब, इडियम्स और वर्ड पावर, ओके। मतलब एक ही का कॉम्बिनेशन मतलब लिखना है, सिंपल रखना है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज रखना है, ओके। तो चलो एंड किया जाए। थैंक यू एवरीवन। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।